नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था प्राचीन इतिहास से। आज जो है हम लोग कवर करने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास से, जो कि बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी तैयारी 4.0 सामान्य अध्ययन के यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस सेट का अध्ययन कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो मध्यकालीन इतिहास से आज जो प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे गए हैं, तैयारी थर्ड रहा हो, चाहे फर्स्ट रहा हो, चाहे सेकंड रहा हो, यहाँ पर जो भी प्रश्न पूछे गए हैं बीपीएससी द्वारा, तो उन सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। आप सभी को बाद में यहाँ पर अपना स्कोर बताना है कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपको काउंट करके अपना यहाँ पर ज़रूर बताना है कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये रहने वाले हैं, तो आप सभी को वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, पूरा प्रैक्टिस सेट लगाना है। काफ़ी आप लोगों को यहाँ पर एग्ज़ाम में यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं, वही पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा। तो आज जो है हम लोग कवर करेंगे मध्यकालीन इतिहास का जो फर्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत से पूछा गया है प्रश्न बीपीएससी द्वारा 2023 में। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नवरोज की जो है शुरुआत की। तो आपसे ये पूछा गया है कि चार लोग हैं यहाँ पर, फिरोज शाह तुगलक थे, या फिर बलबन थे, या अलाउद्दीन खिलजी, या फिर इल्तुतमिश। इन चारों में से आपको बताना है कि जो फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत किसने की, इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। तो अगर हम पहले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें, तो आप लोग जल्दी से एक बार जाँच लीजिएगा। इसके बाद आंसर की अगर हम बात करें, तो हो जाएगा बलबन, ठीक है? बलबन जो था, तो इसने क्या किया था कि फारसी त्योहार जो है नवरोज जो है इसकी शुरुआत की। और बलबन जो है फारसी संस्कृत और परंपराओं के प्रति अपने जो है प्रेम के लिए जाना जाता था, ठीक है? और उसने अपने जो दरबार में गैर इस्लामी प्रथा जो थी सिजदा, गैर इस्लामी जो प्रथा थी सिजदा, ठीक है? सिजदा और पाबोस को शुरू किया, ठीक है? क्या? पाबोस। पाबोस और सिजदा की जो प्रथा थी गैर इस्लामी, उसकी शुरुआत की थी। तो इतना आप सभी लोग समझ चुके होंगे। अब जो है चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देख सकते हैं, तुगलक वंश से आप सभी से पूछा गया था बीपीएससी में। तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है, देख सकते हैं। जो कि पूछा गया क्वेश्चन अगला आपके बीच पूछा गया था मोहम्मद बिन तुगलक। और यह एग्जाम जो है बीपीएससी स्कूल टीचर में 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है, पेपर सेकंड में, ठीक है? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न इब्न बतूता किस देश के थे? दूसरा क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आए प्रसिद्ध जो मुस्लिम खोजकर्ता थे इब्न बतूता, वो किस देश थे? किस देश से थे? ठीक है? तो यहाँ पर आपके बीच 5 ऑप्शन आते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसा कि पहला दे रखा है अफ़गानिस्तान, ठीक है? दूसरा दे रखा है मोरक्को, तीसरा दे रखा है यहाँ पर इराक, चौथा इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन हैं आपके बीच, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो इब्न बतूता किस देश के थे? आपको बताना, जो कि भारत आए थे, ठीक है? और कब आए थे? तो तुगलक के शासनकाल के दौरान आए थे, ठीक है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या? मोरक्को। मोरक्को हमारा बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है, ठीक है? मोरक्को। अगर हम यहाँ पर बात करें मोरक्को, देखिए सल्तनत कालीन जो तुगलक वंशी शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो आए प्रसिद्ध खोजकर्ता यात्री इब्न बतूता थे, वो अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। कहाँ के? अफ्रीका के मोरक्को का। अगर पूछा जाए कहाँ के थे, तो अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। वह क्या मध्य एशिया के मार्ग से होते हुए भारत के सिंध प्रांत में 1333 में पहुंचा था। भारत कब पहुंचा था सिंध प्रांत में? तो 1333 में भारत पहुंचा था ये मोरक, ठीक है? इब्न बतूता। और मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल है, वो जो इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया, ठीक है? मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1325 से कब तक? 1351,
1351 के बीच मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है, ने इब्न बतूता को दिल्ली का क्या काजी अर्थात जज नियुक्त किया था। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं सल्तनत कालीन का, ठीक है। सल्तनत कालीन में जो से प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी में, तो उसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप सभी के बीच है। पूछा गया है कि मैथिली भाषा का जो विकास है, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ? आपको बताना है कि मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, चेरो वंश है, ठीक है, ऑप्शन सेकंड दे रखा है, कोई निवार राजवंश है, कोई निवार राजवंश, तीसरा दे रखा है कर्नाट राजवंश, ठीक है, और पिथिपति। तो आपको बताना है कि मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ? चारों में से आपको बताना है किसके शासनकाल के दौरान, ठीक है? बताइएगा। तो अगर हम बात करें इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉक्टर राम प्रकाश शर्मा ने मैथिली के विकास की सबसे अच्छी जो अवधि है वो 1206 से 1526 ईस्वी, 1206 से 1526 ईस्वी, ठीक है, 1526 ईस्वी बताया है। और इसी काल में जो ज्योतिषर और विद्यापति द्वारा मैथिली भाषा में सर्वश्रेष्ठ रचनाएं की गईं। इस दौरान मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश का सिमराव वंश 1900 सॉरी 1097 से 1325 ईस्वी का शासन था। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? कर्नाट वंश। कर्नाट वंश बिल्कुल हमारा सही आंसर रहने वाला है, ठीक है। अब हम लोग 15वीं और 16वीं शताब्दी के मध्य चलेंगे और यहाँ से जो प्रश्न पूछा गया है उसको देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी से देखिए पूछा गया है, क्या पूछा गया है इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच है कि नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों, जो नाथपंथी हैं, सिद्धों, योगियों के भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया गया? हमारे जो नागपंथी हैं, सिद्ध हैं, योगी हैं, तो इनकी ने भक्ति धर्म को जो है किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया, दक्षिण भारत में, पूर्व भारत में, पश्चिम भारत में। 4 ऑप्शन है आप सभी के बीच, तो आपको बताना है इन्होंने किस क्षेत्र को जो है भक्ति धर्म के लिए लोकप्रिय बनाया, ठीक है? तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही रहने वाला है उत्तर भारत। आपको भी पता होगा क्या हो जाएगा? उत्तर भारत। उत्तर भारत बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है उत्तर भारत। तो नाथपंथी, सिद्धों और योगियों ने जो है भक्ति धर्म को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया, ठीक है? और नाथपंथी, सिद्ध, योगी के त्याग में विश्वास करते थे। जो ये लोग थे वो किसमें नाथपंथी योगी जो थे वो किसमें विश्वास रखते थे? त्याग में, ठीक है? किसमें? त्याग में विश्वास रखते थे। उन्होंने पारंपरिक धर्म है, सामाजिक व्यवस्था है के अनुष्ठान और अन्य पहलुओं की आलोचना भी की और उनके अनुसार अगर देखा जाए तो निराकार परमात्मा का ध्यान तथा उसके साथ एक हो जाने का एहसास शक्ति का मार्ग है, ठीक है? अब हम लोग चलने वाले हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के बीच यहाँ पर देख सकते हैं पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना है जो कि मुगल साम्राज्य से प्रश्न है प्रशासन व वित्त व्यवस्था, संस्कृत एवं कला से। तो 5वां क्वेश्चन आप सभी के बीच यहाँ पर पूछा है कि फुतुहात ए आलमगीर किसके द्वारा लिखी गई थी? आपसे पूछा गया है कि फुतुहात ए आलमगीर किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका आप लोगों को जवाब देना है, ठीक है? तो फुतुहात ए आलमगीर किसके द्वारा लिखी गई थी?
ये हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ईश्वर नागर, ठीक है, क्या है? ईश्वर नागर। और दूसरा भीमसेन, भीमसेन ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा हरिदास हो जाएगा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो अगर हम बात करें तो फुतहात-ए-आलमगीरी, फुतहात-ए-आलमगीरी जो है वो ईश्वर नागर के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा ईश्वर नागर। किसके द्वारा? ईश्वर नागर के द्वारा लिखी गई। और इसमें अगर हम बात करें तो 1998 तक के, सॉरी यहाँ पर कब, 1698, 1698 तक के जो औरंगजेब के शासनकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल हैं। कब तक? 1698 तक की औरंगजेब के शासनकाल तक की महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं वो शामिल हैं। अब आ जाता है हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जो कि आप सभी लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को इसका आंसर बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का, मक्का का द्वार कहा जाता था। तो आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था। चार ऑप्शन है, कालीकट बंदरगाह, सूरत बंदरगाह, या फिर कैम्बे बंदरगाह, या फिर ब्रोच बंदरगाह। तो 4 हैं, चारों में से बताना है कि मक्का का द्वार किसे कहा जाता था, या फिर बाबुल मक्का किसे कहा जाता था, जो कि मुगल काल के दौरान पूछा गया है। तो हमारा जो राइट आंसर कौन-सा हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड हमारा सही रहने वाला है, सूरत। बी ऑप्शन सही हो जाएगा क्या? सूरत। सॉरी सूरज लिख दिया मैंने, सूरत। अब ये सूरत कौन-सा है भाई? तो देखिए सूरत बंदरगाह जो है वो मुगल काल के दौरान, ये कब का है? इसको भी ध्यान रखना है, मुगल काल। मुगल काल के दौरान सूरत को क्या कहा जाता? मक्का का द्वार, ठीक है? मक्का का द्वार, या फिर इसको बाबुल मक्का क्या कहते थे? इसको कोष्टक में लिख लीजिएगा, बाबुल मक्का, ठीक है? तो हो जाएगा बाबुल मक्का। और क्योंकि मक्का की जो तीर्थ यात्रा सूरत से शुरू होती थी, और सूरत कहाँ का शहर है? इसका आंसर आप लोगों को बताना है, सूरत कहाँ का शहर है? भाई सूरत कहाँ का शहर है? ये कहाँ का है? पता होना चाहिए, गुजरात का। सूरत जो है गुजरात का शहर है। ये बात मुझे पता है, आप लोगों को पता होगी लेकिन फिर भी। और यह अपने किसके लिए माना जाता है, किसके लिए फ़ेमस है? तो यह देखिए सूरत यहाँ पर जो है वस्त्र के लिए फ़ेमस है। किसके लिए फ़ेमस है? तो वस्त्र के लिए जो है सूरत फ़ेमस है। और मध्यकाल के दौरान जो है यह एक महत्वपूर्ण क्या था? बंदरगाह। कब? मध्यकाल में, मध्यकाल। पश्चिमी एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। जो पश्चिमी एरिया है अर्थात पूर्व पश्चिम में गुजरात पड़ता है, तो पश्चिमी एरिया का इसे क्या कहा जाता था? प्रवेश द्वार बोलते थे सूरत को। तो इतना आप लोग समझ चुके होंगे, आशा करते हैं। और अब हम चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नोट करते जाइएगा सारी चीज़ें, ठीक है? काफ़ी अच्छी क्लास रहने वाली है आप लोगों की, महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? देखिए, अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कि भारत में बाबर के आगमन के कारण क्या-क्या थे, ठीक है? तो बाबर के आगमन के कारण क्या थे? उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ, ठीक है? क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुम्बद का परिचय हुआ, ठीक है? प्रदेश में तैमुरिड राजवंश की स्थापना हुई। युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। तो जो भारत में बाबर आया था, उसके बाद भारत में क्या-क्या हुआ, ये चीज़ें आपसे बताना है कि क्या-क्या सही है, ठीक है?
तो अगर हम बात करें कि बाबर के आगमन के कारण जो है भारत में तैमूर वंश की स्थापना हुई एवं युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। ठीक है? तैमूर तैमूर वंश की जो है क्या स्थापना हुई। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ। ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ हमारा बिल्कुल सही रहने वाला है। ठीक है? क्या कि तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई। तो और इसके बाद युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। ये किसके समय में हुई? ठीक है? तो बाबर का आगमन जब हुआ, कब? बाबर का आगमन हुआ। ठीक है? बाबर के आगमन पर इस ये चीजें शुरुआत हुई। अगर और आगे बात करें बाबर के यहाँ पर, तो क्षेत्र की वास्तु में मेहराब और गुम्बद दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पश्चात प्रारंभ हुआ। तो बाबर का जन्म कब हुआ था? इसको देख लीजिएगा। बाबर का अगर हम जन्म की बात करें, जन्म कब हुआ बाबर का, बताइएगा। तो 14 फरवरी 1483। 14 फरवरी 1483। ठीक है? 14 फरवरी 1483 को बाबर का युद्ध मध्य एशिया के फरगना नामक स्थान पर हुआ। कहाँ हुआ था? ठीक है? तो मध्य एशिया में। मध्य एशिया के फरगना। ठीक है? मध्य एशिया के फरगना में स्थान पर इसका जन्म हुआ। और बाबर ने काबुल पर अधिकार करने के बाद भारत पर 4 बार आरंभिक आक्रमण किए। ठीक है? बाबर ने कहाँ काबुल पर कब्जा किया। काबुल पर यहाँ पर कब्जा करने के बाद जो है काबुल पर अधिकार अपना जमाया। इसके बाद भारत पर जो है 4 बार आरंभिक आक्रमण किए। भारत पर कितनी बार किए? 4 बार आक्रमण किया। ठीक है? अब चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, मराठा युग की तरफ। इससे कौन कौन से प्रश्न बने हैं, कौन कौन से पूछे गए हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मराठा राज्य एवं संघ से जो प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी द्वारा, वो पूछा गया है कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी। अष्टप्रधान जो मंत्री परिषद थी वो क्या थी, आपको बताना है। अष्टप्रधान मंत्री परिषद तो गुप्त प्रशासन में थी, या फिर चोल प्रशासन में, या फिर मराठा प्रशासन में थी, या फिर थी विजयनगर प्रशासन में। तो आपको बताना है कि अष्टप्रधान जो है मंत्री परिषद थी वो कब की थी। तो अगर हम बात करें मराठा प्रशासन, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, मराठा प्रशासन। ठीक है? मराठा प्रशासन, तो मराठा प्रशासन में शिवाजी की सहायता से यहाँ पर और परामर्श के लिए 8 मंत्रियों की शिवाजी की जो सहायता और परामर्श के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी। ठीक है? शिवाजी की। तो यहाँ पर 8 मंत्री थे, 8 मंत्रियों की परिषद थी। कब? मराठा प्रशासन में। ठीक है? तो इसे ही क्या कहते थे कि अष्टप्रधान परिषद कहा जाता था इसको ही। ठीक है? और अष्टप्रधान परिषद का प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का जो है प्रमुख होता था। मतलब 8 जो प्रमुख विभाग होते थे, जैसे अभी भी हमारे यहाँ पर चलता है। कहीं जमीन का कारोबार कोई देखता है, प्रशासन का कोई देखता है, मंत्री का कोई देखता है, तो अलग-अलग उत्तरदायित्व था सभी का। और ये मंत्री शिवाजी के उच्च सचिव के समान थे। ठीक है? और यह जो इनका नियुक्त होता था वो शिवाजी के द्वारा होता था, और अपने कार्यों के लिए वह शिवाजी के प्रति उत्तरदायित्व था। ठीक है? तो शिवाजी ने किसी भी मंत्री के पद को आनुवंशिक नहीं होने दिया। शिवाजी के जो 8 प्रधान मंत्री परिषद थे, वो निम्न थे। तो इसको बताओ तो नोट कर देता हूँ, तो काफ़ी थोड़ा-सा लंबा हो जाएगा, लेकिन ज़रूरी है। ठीक है? शिवाजी के जो अष्टप्रधान मंत्री परिषद थे, वो कौन-कौन से थे? वो आपको मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक है? यहाँ पर लगा दे रहा हूँ, अष्टप्रधान कौन-कौन से थे मंत्रिपरिषद। तो पेशवा अथवा मुख्य प्रधान जो था, वो राजा का मंत्री होता था। पेशवा अथवा मुख्य प्रधान था, वो राजा का मंत्री होता था। इसके बाद अमात्य, पंत एवं मजमुआदार था, वो वित्त एवं राजस्व मंत्री हुआ करता था। बाकी या नबीस जो मंत्री होता था, वो वर्तमान गृह मंत्री होता था। सुमंत दबीर जो है वर्तमान विदेश मंत्री होता था। सचिव
जिसको बोलते थे तो राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य करता था। सेनापति अ, यहाँ पर सरेनवत होता था। न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश का कार्य करता था और पंडित राव जो सद्र वो धार्मिक कार्यों के लिए होते थे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर जैसा कि आप लोगों के बीच आ चुका है, आधुनिक भारत का इतिहास। तो आधुनिक भारत का इतिहास मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय यहाँ से होता है। ठीक है? तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम आधुनिक भारत का इतिहास का जो पहला प्रश्न है, वो हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहे, बहुत-बहुत धन्यवाद। इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में देकर जाना है। पूछा गया है कि बक्सर की लड़ाई किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? बक्सर की लड़ाई के बाद जो है, किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? पहला दे रखा है इलाहाबाद संधि, दूसरा दे रखा है सुगौली संधि, तीसरा दे रखा है बेसिन संधि, चौथा दे रखा है सालवाई संधि। तो चारों में से पूछा हुआ प्रश्न है देखिए बीपीएससी द्वारा 2023 में और आधुनिक भारत इतिहास का जो प्रश्न है यहाँ पर, तो बताना है कि बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? इलाहाबाद संधि, सुगौली संधि या फिर बेसिन संधि या फिर सालवाई संधि। जिसका भी आंसर यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आता है उसका हम नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल यहाँ पर ऐड करेंगे या फिर पिन कर देंगे, ठीक है? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। आशा करते हैं ये जो प्रश्न है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए और सभी से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर सभी दोस्तों में प्लीज़ शेयर कर दें ताकि सभी लोग तैयारी कर सकें, ठीक है? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए विदाई लेते हैं। हँसते रहिए, स्टडी को जारी रखिएगा और जय हिंद, जय भारत।